Hello friends, myself Priyanka and welcome to my YouTube channel अरुणता लर्निंग हब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। तो इसके 2 पार्ट्स मैं अपलोड कर चुकी थी, जिसके में हमने इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि संसाधन क्या होता था, क्या होता है, इसका बंटवारा कैसे हुआ, इसका नियोजन कैसे हुआ। तो थर्ड पार्ट में हम पढ़ने वाले भू संसाधन। भू यानी कि ज़मीन, यानी कि मिट्टी, यानी कि पृथ्वी। तो वो एक संसाधन के रूप में किस तरह हमारे काम आती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हम इस पर घर बना के रहते हैं, खेती करते हैं, इस पे सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए भूमि एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति यानी जंगल है, वन्य जीव है, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन यानी कि गाड़ियाँ वगैरह, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। सब कुछ पृथ्वी पे ही है, यानी भूमि पे ही है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, सीमित है, यानी कि ये ख़त्म भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये अनंत तक है, ख़त्म ही नहीं होगी कभी। इसलिए इसका जो उपयोग है बहुत ही सोच समझ कर और योजनापूर्वक करनी होगी। तो भारत में भूमि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है और जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। केवल 100% में 43% है जो कि कृषि और भू मैदान, यानी कि वहाँ पे घर वगैरह बनाने के लिए, फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए, ये सब के लिए यूज में लाई जा सकती है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग है। 30% में पर्वत है। वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, जिससे नदियाँ गिरती हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती है। पर्यटन विकास यानी कि घूमने का क्षेत्र, जहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं टूर करने के लिए, और पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र, पठारी यानी कि पथरीला क्षेत्र, चट्टानें वगैरह। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन या वनों का अपार संचय कोष है, ये सारी यहाँ पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे भी एक दे रखा है, यहाँ पे एक स्केल, इसमें 30% क्या है आपका, ये पर्वत है, और 43% मैदान यानी कि ज़मीन है, और 27% पठार है। नेक्स्ट क्या आपका एक चार्ट बना रखा है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि टोटल 46.26% में गैर कृषि प्रयोजन अंतर्गत, यानी कि इतने में खेती नहीं होती, लेकिन इतने से ज़्यादा जितने भी बचते हैं उतने में सारा काम होता है। 18.1% में जंगल है, वन, एंड 18.11% में क्या है आपका बंजर तथा कृषि आयोग, इतने में खेती होती है और बंजर ज़मीनें भी है। 4.95% में क्या आपका गैर कृषि प्रयोजन है। 4.7 में स्थायी चारगाह, यानी कि चारगाहों के लिए। 1.5% में आपका विधि वृक्ष, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, विविध यानी कि डिफरेंट प्रकार के वृक्ष, फल एंड उपवन यानी जंगल बेसिकली है। 1.5% में कृषि योग्य बंजर जमीन है, सॉरी इतने में, ये तो आपका ये था। 6.23 में, 3.5% में क्या है आपका पर्वतीय भूमि है, एंड 3.73 में वर्तमान प्रति है, और इतना में जो है आपका शुद्ध, यानी कि ये जो है आपका 43% जो भी वो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध है वो क्षेत्र। तो बेसिकली ये सारा कुछ है बंटवारे में, अगर आप देखें तो इस तरीके से हमारी जो भूमि है बटी हुई है। तो भू उपयोग यानी कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। भू संसाधन निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। वन के लिए, एक तो जंगल के
कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जिसे बंजर तथा कृषि आयोग जिसमें खेती नहीं कर सकते उसे कृषि आयोग बोलते हैं। गैर कृषि प्रयोजन में लगाए गए जैसे कि इमारतें, सड़कें, उद्योग आदि बनाया गया उसमें खेती ना होता हो। पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जैसे कि स्थायी चरगाहे, ये विविध जंगल बेसिकली जिसमें डिफरेंट तरह का फल हो, वृक्ष हो, बगीचे वगैरह हो, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल हो, यानी कि जो इंसानों ने लगाया पहले से नहीं हो। फिर कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो तो वो बंजर कहलाती है। फिर आता है परती भूमि, यानी कि जहाँ भी खेती नहीं की, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे अधिक से कम खेती ना की, जहाँ 1 साल से खेती ना किया गया उसे बोलते हैं परती। लेकिन बंजर जहाँ 5 साल से नहीं किया गया हो। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि पुरातन परती कहते हैं, जैसे 1 से 5 वर्ष से जहाँ 1 से 5 वर्ष तक खेती ना की गई हो। शुद्ध नीवल में बोया गया क्षेत्र, एक कृषि में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं, यानी कि 1 साल में कोई भी एक ही चीज़ वहाँ पे उगाई गई हो, इसलिए उसे बोलते हैं शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र। यह वो शकल कृषि क्षेत्र भी कहलाता है, शकल कृषि क्षेत्र। तो ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। फिर आता है भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी कि भारत में ज़मीनों का उपयोग कैसे होता है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी यानी कि फैक्ट्रीज, क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु 93% मतलब 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि का उपयोग सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, जहां पाकिस्तान और चीन ने कब्जा कर रखा है। स्थायी चरगाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है, यानी कि जो बेसिकली इकोनॉमिकली यूज होता है वो 93% भूमि है, बाकी 7% में इन सब चीज़ों में वो है, कहीं मापा नहीं गया है तो कहीं स्थायी चरगाहों में लगे पड़े हैं। तो पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है, इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि बहुत ज़्यादा लागत लगेगी, यानी कि ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे पैसे। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुअल निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तभी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से ही खेती में हो सकती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बस 10%, यानी कि 10% है कुल। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अनुपात कम है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 के में बनाया गया था, वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वंचित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित या सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यानी कि वन नीति क्या कहती है कि कम से कम 33% क्षेत्र उसमें वन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। वन क्षेत्रों के पास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भाग कृषि प्रयोजन के लगाई गई भूमि कहलाती है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय जगह आती होंगी भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन इत्यादि आती है। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। भू संसाधन निम्नीकरण यानी कि कम हो रहा है भूमि का उपयोग,
निम्नीकरण का मतलब होता है कि ज़्यादा हो रहा भू संसाधनों का उपयोग, इसके कारण समाज और पर्यावरण पर काफ़ी आपदा यानी गंभीर आपदा आ सकती है। अब है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण, यानी कि भूमि को हम कैसे बचा सकते हैं निम्नीकरण से। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े को अपनी मूल आवश्यकताओं को 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल हो रहा है। यानी कि हम इतने सारे फैक्ट्रियाँ कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ऊंची ऊंची मंजिलें बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से पृथ्वी यानी भूमि को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है और उससे प्रदूषण हो रही है, जिससे प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है, जैसे कि बाढ़, तूफान, ये सब आने में बहुत ही आसानी से आ जा रहे हैं। तो इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, यानी कि यूज हो चुका है। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, यानी कि बाढ़ के कारण, और शेष क्षेत्र लवणीय क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण यानी कि ज़्यादा पशु चरवाने से या पेड़ काटने से, वन उन्मूलन यानी पेड़ पौधे काटने से, खनन ने भी भूमि का निम्नीकरण का भूमिका निभाया है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे में के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन की भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण या भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, वहाँ बहुत सारे पशु चराते हैं इसलिए भूमि निम्नीकरण हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का उदय, यानी कि जो मिट्टी का उखड़ना होता है जिसे हमने मृदा पर्दन कहते हैं, मिट्टी बह बह के बाढ़ वगैरह से बहुत दूर दूर चली जाती है, जिससे ज़मीन का निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि वो ज़मीन अच्छी नहीं होती और मतलब कि उससे जो होता है कमज़ोर हो जाती है ज़मीन। अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांतांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता या क्षारीय बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, जिससे क्या होता है जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। तो ये भी एक भूमि निम्नीकरण का कारण है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक यानी कि फैक्ट्रियों का जल निकास बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वन रोपण भी कर सकते हैं हम, चरगाहों को उचित प्रबंध कर सकते हैं, इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों को की रक्षक मेखला यानी कि शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं। पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में भी की जा सकती है। यानी कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो कम करना करें, तो इन सब चीज़ों से हम भूमि निम्नीकरण से बचा सकते हैं। बंजर भूमि को उचित प्रबंधन के खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल के परिष्करण के पश्चात विसर्जित करें, यानी कि बंजर भूमि के उचित काम में लाएं। जो हमारा फैक्ट्रियों से गंदे जल निकलते हैं उसे पहले साफ़ करें, फिर नदियों में छोड़े। जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है इन सब चीज़ों से। तो इन सब चीज़ों से हम करके भूमि निम्नीकरण या जल प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण को हम बचा सकते हैं। अब आता है आपका मृदा संसाधन। मृदा यानी कि मिट्टी भी एक प्रकार का संसाधन है। तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। तो यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है, नवीनीकरण यानी कि हम उसे दोबारा बना सकते हैं। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में कितनी बहुत टाइम लगते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है।
इसलिए इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आपका कितनी परत दे रखी है यहाँ पे, टोटल 4 परत है। सबसे पहले तो ऊपरी परत है, जिसे संस्तरण मृदा कहते हैं। फिर निचली परत जिसे उप मृदा कहते हैं, जो कि सिल्ट यानी कि पत्थर वगैरह के टुकड़े होते हैं इसमें। फिर अधस्तरीय मृदा होती है। फिर होती है अपक्षय रहित आधारित चट्टानें। फिर नीचे बहुत ही ज़्यादा चट्टानें, मिट्टी वगैरह। ये तो मिक्सचर और कंकड़ पत्थर और मिट्टी का मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें अधिकतर चट्टानें ही होते हैं, पत्थर ही पत्थर होते हैं। तो इस तरीके से परत होती है मृदा के। तो मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल यानी कि पत्थर कंकड़, शस्त्र शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान में परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा के बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव ह्यूमस यानी कि नमी, अजैव 2 प्रकार के से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। यानी कि मृदाओं का वर्गीकरण यानी मिट्टी का बंटवारा, किस किस मिट्टी बेसिकली कितने प्रकार की पृथ्वी पे यानी पाए जाते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा 3rd पार्ट। 4th पार्ट में हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसे किस किस पार्टों में बांटा गया है, ये पार्ट कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, इनमें कौन से डिफरेंट फसलें उगाई जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।